हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम छात्रावास अधीक्षक के लिए योग शिक्षा के ऊपर प्रश्न लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि छात्रावास अधीक्षक में छात्रावास प्रबंधन विषय के साथ योग शिक्षा के ऊपर प्रश्न होने हैं। तो उस योग शिक्षा के ऊपर आपने अभी तक अध्ययन कर लिया होगा और उसके आधार पर हम 20 MCQ प्रश्न देखना चाहते हैं। तो चलिए, आरंभ करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से और इसे शेयर कीजिए। और बिना विलंब करते हुए, आपके समय को बचाते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राणायाम में रेचक का अर्थ होता है। प्राणायाम आप जानते हैं योग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक योगासन की प्रक्रिया है प्राणायाम। और इस प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है रेचक का अर्थ क्या है। 5 सेकंड लेते हैं, फिर उत्तर देखते हैं हम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्वास छोड़ना। रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल करेंगे कि रेचक क्या होता है। तो अभी इसका सही उत्तर है श्वास को छोड़ना। इसके बाद देखते हैं कि निम्न में से असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है आपको यह बताना है। पहला कथन है, अस्वस्थता की स्थिति में योग करना चाहिए। दूसरा, भोजन उपरांत योग नहीं करना चाहिए। तीसरा, योग के तत्काल बाद नहाना नहीं चाहिए। और सभी कथन सत्य हैं। आपको यह बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, क्या सभी कथन इसमें सही हैं, या कौन से कथन असत्य हैं, ये आपको बताना है। आप जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। तो दोस्तों, इसको हम चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि क्या नहीं होना चाहिए, असत्य या सत्य। ऐसा आपको स्टेटमेंट आ रहे हैं अलग अलग, तो आपको ये पहले देखना है क्या स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, योग के तत्काल बाद नहाना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। योग के तुरंत के बाद नहाना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि पसीने और दूसरी चीज़ों के कारण शरीर साम्यावस्था में नहीं रहता है। इस साम्यावस्था में आने के लिए कुछ देर वेट करना चाहिए। तो योग के तत्काल बाद नहाना नहीं चाहिए, बहुत सही स्टेटमेंट है, सही है ये कथन। दूसरा, भोजन के उपरांत योग नहीं करना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। योग कैसे करना चाहिए, योग को हम जानते हैं कि सुबह उठकर शौच और बाकी नित्य कर्म से पूर्ण होने के पश्चात शांत मन शांत चित्त से करना चाहिए। और योग के तुरंत पहले या तुरंत बाद भोजन नहीं लेना चाहिए। तो ये भी कथन कैसा है, यह भी कथन सत्य है। दूसरा है, अस्वस्थता की स्थिति में योग करना चाहिए, अर्थात कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे उस अवस्था में योग करना चाहिए, इससे ये कह रहा है। तो ये सेंटेंस गलत है हमारे लिए। अस्वस्थता की स्थिति में योग करना चाहिए नहीं, अस्वस्थता की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस, ये एक बात ये भी आती है कि अगर जो व्यक्ति पीड़ित है, रोगी है, अस्वस्थ नहीं मतलब किसी कोई लंबी बीमारी है, तो उससे उस निदान के लिए, मान लीजिए किसी को पीठ दर्द रहता है तो उससे निदान के लिए वह योग कर रहा है, तो ये एक अलग प्रक्रिया है, इसे इसमें मत जोड़िएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, मतलब ज्वर में है, बुखार है किसी को, या कोई अन्य कमजोरी आ रही है, तो उस समय योग करना चाहिए क्या, नहीं, उस समय योग नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न में, कौन सा अष्टांग योग का भाग नहीं है। अष्टांग योग अगर जानते हैं, योग के महत्वपूर्ण प्रक्रिया में एक अष्टांग योग है जिसमें 8 अलग अलग इसके अंग हैं। तो इसमें बताना कि कौन सा अष्टांग योग का अंग या उस अष्टांग योग का भाग नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं यम, नियम, धारणा या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कौन सा इसका भाग नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर देखते हैं, यम। यम जो है वो अष्टांग योग का भाग है, बिल्कुल है। नियम भी अष्टांग योग का भाग है, धारणा भी अष्टांग योग का भाग है। तो इसमें से सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको अष्टांग योग के बारे में बता दें, अष्टांग योग के 2 साधन होते हैं। अष्टांग योग 2 तरीके से रहता है। पहला है अंतरंग, अंतरंग, और दूसरा है बहिरंग। ये 2 प्रकार के इसमें अंग रहते हैं। उल्टा मैंने हो गया, ये आ जाएगा पहले बहिरंग साधन, उसके बाद अंतरंग साधन। पहले बहिरंग साधन, उसके बाद अंतरंग साधन। तो इसके अंतर्गत 8 अलग अलग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
ये 8 अंग हैं हमने योग के। कौन कौन से अष्टांग योग के? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस हिसाब से ये तीनों क्या है? अष्टांग योग के भाग हैं। सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद एक देखते हैं, वह आसन जिससे शरीर की स्थिति सीधी खड़ी हुई होती है। आपको बताने कौन सा ऐसा आसन है जिसमें शरीर जो है स्थिति कैसी होती? सीधी खड़ी हुई रहती, खड़ा हुआ शरीर रहता है हमारा। तो आपको बताना इसमें से कौन से आसन में ऐसा होता है। आपके ऑप्शन हैं सिंहासन, दूसरा है ताड़ासन, तीसरा है शवासन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से उत्तर दीजिएगा, इसका सही उत्तर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ताड़ासन। ताड़ासन वह आसन है जिसमें व्यक्ति सीधा खड़ा होकर योग आसन करता है। ताड़ासन सीधा खड़ा हुआ रहता है। ताड़ मतलब ताड़ का वृक्ष, आप जानते हैं ताड़ का पेड़ कैसे सीधा खड़ा हुआ था, तो उसी ताड़ के वृक्ष के ऊपर जो आसन निर्मित है वह क्या है? ताड़ासन है। इसमें हाथ ऊपर करके व्यक्ति खड़ा होता है। तो इसमें यह क्या है? सही उत्तर क्या है इसका? ताड़ासन। इसके बाद देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, शवासन वह आसन होता है जिसमें लेटा हुआ व्यक्ति होता है। व्यक्ति किस अवस्था में होता है? लेटा हुआ रहता है। तो ये आपका शवासन है जिसमें लेट के किया जाता है, और ताड़ासन है जिसे खड़े होकर किया जाता है। दोनों में ये अंतर याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। भोजन के बाद कौन सा आसन लाभकारी है? आपको यह बताने की कौन सा वह आसन है जिसे भोजन के तत्काल बाद करना अवश्य लाभकारी होता है। जनरली आप बोलेंगे कि सर भोजन के आसन तो भोजन के बाद पहले नहीं करना है, पर वह आसन कौन सा है विशेष जो भोजन के बाद करना लाभकारी है? इसके आपके ऑप्शंस हैं सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना सही उत्तर क्या है इसमें से। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही जवाब है वज्रासन। वज्रासन वह है जिसमें बैठने के भोजन के उपरांत इस आसन में बैठा जा सकता है, और इससे भोजन का पाचन जो होता है वह सही होता है, वह अच्छा होता है। तो यह वज्रासन है जिसे भोजन के उपरांत क्या कर सकते हैं? इस आसन को किया जा सकता है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा आसन आवाज मधुर करने में सहायक है? मतलब आपकी गले की आवाज आपको अच्छी करनी है, आवाज मधुर करना है गले से, तो वह कौन सा आसन है जो आपके आवाज को अच्छा करने में सहायक है? आपको ये बताना है कि वह कौन सा आसन है जिससे गले जो आवाज है वह अच्छा हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं सिंहासन, चक्रासन, धनुरासन या इनमें से कोई नहीं। आपको कुछ विशेष प्रकार के आसन, जो सभी आसनों को नहीं लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जो आपके कॉमन योग प्रोटोकॉल में आसन दिए हुए हैं, लगभग उन आसनों को आपको याद रखने की क्या कुछ स्पेसिफिसिटी है उस आसन की, उससे सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंहासन। सिंहासन वह आसन है जिसको करने से गले की आवाज जो है वो आवाज जो है मधुर होती है, अच्छी होती है। तो इसका सही उत्तर है सिंहासन। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितनी क्रियाएं या कितनी अवस्थाएं होती हैं? अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है, आप स्टेप भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है सूर्य नमस्कार को। तो सूर्य नमस्कार में कुल कितनी क्रियाएं, अवस्थाएं या स्टेप्स होते हैं, आपको ये बताना है। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है 12। सूर्य नमस्कार में कुल 12 अर्थात द्वादश अवस्थाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर है 12। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस बीमारी के रोगी को सूर्य नमस्कार वर्जित है? मतलब सूर्य नमस्कार करना एक बीमारी में बताया गया है कि उस बीमारी के व्यक्ति को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो आपको बताना है वह बीमारी कौन सी है जिस पर सूर्य नमस्कार करना वर्जित है। आपके ऑप्शंस हैं ए उच्च रक्तचाप, बी हार्निया, सी केवल ए और डी अ और ब दोनों। आपको बताना कि कौन सी बीमारी में सूर्य नमस्कार किया जाना वर्जित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी अ और ब दोनों। अ और ब दोनों अर्थात उच्च रक्तचाप और हार्निया वैसी दो बीमारियां हैं जिनकी स्थिति में सूर्य नमस्कार करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। तो यह क्वेश्चन का याद रखिएगा, आंसर याद रखिएगा, अ और ब दोनों, जिसमें रोगी को सूर्य नमस्कार करना पूर्णतः वर्जित है। इसके बाद चलते हैं योगासन के समय सबसे अंत में किया जाने वाला अभ्यास है। मतलब अगर आप योगासन प्रक्रिया कर रहे हैं तो वह कौन सा अभ्यास है या कौन सा आसन है जिसको आपको सबसे अंत में करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए शवासन, बी सुखासन, सी पद्मासन और डी इनमें से कोई नहीं।
जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, शवासन। शवासन वह आसन है जिसे सबसे अंत में करना है। शवासन यानी वह अंतिम आपकी योगासन या योग अभ्यास के समय जो अंतिम आसन है वो कौन होगा? शवासन होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है योग क्रिया में मेंदा का क्या अर्थ होता है? आपको ये बताना है, योग क्रिया में मेंदा एक शब्द होता है, इसमें मेंदा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके गला, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है अमाशय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप जब योग की बुक पढ़ेंगे तो उसमें किसी जगह आपको मेंदा का अर्थ मिलेगा। योग अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंदा वर्ड आएगा, उस वर्ड का मतलब क्या है आपको बताना है। चलिए, इसका सही उत्तर है सी, अमाशय। मेंदा अर्थात इसमें अमाशय होता है। उसी प्रकार कुछ और वर्ड आते हैं जिससे नासिकाग्र, तो इसमें आपके नाक का आगे का भाग। एक आता है टेटुआ शब्द, टेटुआ, टेटुआ मतलब आपका होता है गला। उसी प्रकार से हमने देखा था रेचक, रेचक एक शब्द आता है। आगे प्रश्न में चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, आपको यह बताना है। किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है? तो जी, इसका सही उत्तर है 2015। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव रखा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को पास किया गया। और 2015 से प्रस्ताव कब रखा है? याद रखिएगा 2014 में प्रस्ताव रखा गया। 2014 के सितंबर में अधिवेशन हुआ था, उसमें सितंबर के अधिवेशन में। और यह लागू कब से हुआ? 2015। तो 21 जून 2015 को पहला फर्स्ट विश्व योग दिवस मनाया गया। पहला विश्व योग दिवस, यह सवाल आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि विश्व योग दिवस पहला कब मनाया गया? तो पहला विश्व योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। प्रस्ताव कब दिया गया था? 2014 में, सितंबर 2014 में। इसके बाद चलते हैं योग सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपको ये बताना है कि कौन से वह ऋषि हैं, कौन से वह हैं जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। आपके ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, चरक, सुश्रुत या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किसने योग सूत्र की रचना की थी। जी, तो आपका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी, पतंजलि ने की थी। तो इस हिसाब से इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद चलते हैं अगला। अगला यह है कि वह प्राणायाम जिसमें गुंजन किया जाता है, जिसमें गुंजन किया जाता है अर्थात आवाज निकाली जाती है, वह प्राणायाम कौन सा है? बहुत ही सरल सवाल है, आप सभी जल्दी से उत्तर दीजिएगा। आपके ऑप्शन है कपालभाति प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम या इनमें से कोई नहीं। आप सभी छात्रों के लिए यह बहुत जरूरी है। भ्रामरी प्राणायाम वह प्राणायाम है जो एकाग्रता बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है यह प्राणायाम। तो इसका सही उत्तर है सी, भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें एक भंवरे की जैसा आवाज निकाला जाता है। भ्रमर अर्थात भ्रमर यानी भंवरे की जैसा आवाज निकाला जाता है। तो यह प्राणायाम कौन सा है? भ्रामरी प्राणायाम। और यह प्राणायाम किस लिए जरूरी? एकाग्रता हेतु बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप छात्र हैं, आपको पढ़ाई के लिए एकाग्र होना है, तो बिल्कुल ये प्राणायाम आपके लिए उपयोगी है। इसके बाद चलते हैं अगले क्रम में। आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है। यहाँ एक योग की प्रक्रिया का एक क्रम लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा सही क्रम है। आपका क्रम ऑप्शंस हैं रेचक, कुंभक और पूरक। दूसरा है पूरक, कुंभक, रेचक। तीसरा है पूरक, रेचक, कुंभक और चौथा है कुंभक, रेचक, पूरक। आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है। चलिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, जैसा मैंने बताया था, पूरक, कुंभक और रेचक। आप अगर आपने पहले प्रश्न ध्यान से किया तो आपको ये बन जाएगा। रेचक कहाँ आता है? अंत में आता है। पूरक यह होता है प्राणायाम की प्रक्रिया है। पूरक अर्थात श्वास को लेना, श्वास लेना, श्वास खींचना अंदर, इसको क्या बोलते हैं? पूरक बोला जाता है। कुंभक मतलब कि कुंभ, कुंभ यानी कि मटका,
जब मटके जैसा पेट कब होगा? जब हम श्वास को रोक के रखेंगे। तो श्वास को याद रखिएगा, श्वास को रोकना। मटका कैसे बनेगा पेट? जब आप श्वास को, चेस्ट कैसे मटके जैसे, जब रोकेंगे। तो पूरा, और रेचक मतलब होता है छोड़ना, आपने पहले प्रश्न के उत्तर में देखा था। तो यह प्राणायाम की प्रक्रिया है। प्राणायाम में पहले पूरक किया जाता है, श्वास को लिया जाता है, इसके बाद कुंभक, श्वास को रोका जाता है, और रोकने के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ा जाता है। तो यह प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है? पूरक, कुंभक और रेचक। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, जो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? 21 जून 2024 को। इसका थीम बताना है आपको कि इस वर्ष इसका थीम क्या है। आपके ऑप्शन हैं महिला सशक्तिकरण के लिए योग, दूसरा सबके लिए योग, तीसरा वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और चौथा मानवता के लिए योग। चलिए 5 सेकंड जल्दी से लेते हैं, आपके सवाल का उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ए, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। तो याद रखिएगा वर्ष 2014 का थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए योग। आपको बताना वसुधैव कुटुंबकम योग जो है 2023 का थीम था, और मानवता के लिए योग 2022 का थीम था। तो इस वर्ष का थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए योग। इसके बाद चलते हैं अगला, पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने अध्याय या कुल कितने चैप्टर्स हैं आपको बताने हैं कि योग सूत्र की रचना किसने की? पतंजलि जी ने की। तो इसके योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है 4। पतंजलि के योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं इनके योग सूत्र में कुल। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। योग में नाड़ी का अर्थ है, योग में हम नाड़ी कहते हैं, नाड़ी की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस नाड़ी का अर्थ क्या है? ऊर्जा का मार्ग, रक्त का मार्ग, वायु का मार्ग, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस नाड़ी का अर्थ योग में क्या है। किसी जगह पे नाड़ी कहा जाता है, इंग्लिश में से नादी कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, ऊर्जा का मार्ग, फ्लो ऑफ एनर्जी, टू फ्लो। किसी जगह पे आपको टू फ्लो मिलेगा इंग्लिश पे, और एक्चुअल होता है टू फ्लो ऑफ एनर्जी, टू फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के मार्ग की बात करते हैं नाड़ी से। तो इसका सही उत्तर है ए, ऊर्जा का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि योग का प्रारंभ किससे होना चाहिए। अब योग करने बैठ रहे हैं दोस्तों, तो योग का प्रारंभ किससे होना चाहिए आपको बताना है। प्राणायाम से, आसन से, मौन से, या इनमें से कोई नहीं से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आसन। प्राणायाम का प्रारंभ किससे होना चाहिए? आसनों से होना चाहिए, आसन होना चाहिए। यह प्रारंभ प्राणायाम की पहली प्रक्रिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हठ योग किस पर बल देता है। आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, तो जो हठ योग है वह क्या बोलता है, क्या चीज पे हठ योग बल, किस पर बल देता है हठ योग? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शरीर की शुद्धि। हठ योग किस पर बल देता है? शरीर की शुद्धि पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का। यह प्रश्न यह है कि मनन करना, अर्थात चिंतन मनन जो बोलते हैं, मनन करना, सोचना अपने बारे में, यह मनन करना किस का भाग है, मतलब कौन सा योग है। आप जानते हैं कि 4 अलग अलग, कुछ अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, जैसे राज योग, कर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा योग है जिसमें मनन करना उसका भाग है। बिल्कुल सही, इसका सही योग है, उत्तर है राजयोग। राजयोग के अंतर्गत क्या होता है? मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। तो मनन और चिंतन करना किसका भाग है? राजयोग का भाग है। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 प्रश्न योग को लेकर। आगे आगामी वीडियो में हम और अधिक प्रश्नों के साथ आपकी तैयारी, चूंकि परीक्षा नजदीक आ रही है दोस्तों, तो आपको अपने आप को, स्वयं को परखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कीजिए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई चेतना मिलती है, और हम आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा है। अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे।